न्यूमेरिकल लगाए थे 5th चैप्टर के। सर अभी Yes. बस 5.10 and 5.11 बता देना प्लीज। 5.10 5.11 5.11 नहीं भाई साहब, 5.11। सॉरी 5.1। हाँ, करेक्ट योर मैथमेटिक्स, नहीं अदरवाइज आई विल। यस सर। हाँ, अभी मैथ्स टीचर से बात करनी पड़ेगी कि खैर सर अगर देखा 5.1। जाए सर यहाँ पे टेक्निकली वो डेसिमल नहीं है, वो एक्चुअली 5th चैप्टर का 10th क्वेश्चन है, तो वो 5 फिलहाल पॉइंट आप क्या एक्चुअली बोल रहे हो? डेटाबेस मैनेजमेंट। हाँ, आप 0.11 बोल रहे हो ना, उसकी बात करिए, वो हमसे एक्चुअली ना बताओ। मैथ्स रॉन्ग मतलब मैथ्स रॉन्ग। 5.10 इन्होंने पूछा है। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन मेरे सामने है, सावधान। लोग हैं आराध्या, अमन, प्रणव, आशुतोष, चिकपिक चिकपिक कुछ लिखा, पता नहीं क्या लिखा हुआ उसमें, क्रॉस क्रॉस सब लगाए। ध्रुव, कुणाल, अवनी, प्रज्ञा। आज वो नहीं आए क्या हमारे भरत साहब? भरत साहब नहीं आए क्या अभी? तो गर्ल्स सोच रही हूँ कि बॉयज के लिए साहब का इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को ऐसे नाम ले। अरे नहीं, आप भी साहब हैं जी। जरा 5.1 अरे प्रेजेंट है। ओके, गुड इवनिंग। 5.10 पहले किसी कोई दिक्कत है? 5.10 के पहले किसी को दिक्कत है? नहीं, हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है a magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has a north tip pointing down at 22 degree with a horizontal. मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन का एक निक नेम था उस मैग्नेटिक निडल का, हमने बताया था डिप निडल। जो वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे, देखो एक होता है हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे कर सकती है, एक वर्टिकल में ऊपर नीचे हो सकती है। तो कहते हैं मैग्नेटिक निडल जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में, द मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज अ नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल, ये बताइए, आपको याद होगा हमने कहा देखिए एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो अब चूंकि हम ग्लोब को लेके चल रहे हैं, ग्लोब को ऐसा करिए, ऐसे फैला दीजिए आप, जैसे आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा ना, वर्ल्ड का मैप देखा है ना, तो वर्ल्ड के मैप में इधर और इधर दोनों तरफ सेम टाइप के जो है वो ओशन दिखाई पड़ते हैं। जो यस इधर सर। वही इधर भी है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली अर्थ ऐसे है, हम ऐसे खोल के ऐसे रख देते हैं। तो अगर ऐसे खोल के रख दीजिए इसको, तो मतलब ग्लोब को ऐसे फैला दीजिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारी लैब हो गई। सही कह रहा हूं मैं ना? ये मेरी लैब है, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमता है, तो हमारी निडल भी इस प्रकार से झुक जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेट का है ये वाला, और ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। और हमारी जो निडल है ना, अब आप कहो चाहे वो डाउन है चाहे कहो अप है, बात वही है। आप कहते हो नॉर्थ पोल डाउन है, हम कहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल अप है। तो ये एंगल ऑफ टिप कहलाता है। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? जनरली डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, जिसकी वैल्यू दी है 22 डिग्री। तो आपने पढ़ा है वैसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉस कंपोनेंट होता है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। साइन कंपोनेंट होता है, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कम टू द पॉइंट। ये कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 0.35 गॉस। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 0.35 गॉस है। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? अब करें ना करें अलग की बात है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला? एक वर्चुअल डंडा होना चाहिए ना, चट्टा, वर्चुअल चट्टा, जिसको वो ऐसे क्लिक करें वो अपने आप ऐसे दिखाई ना पड़े। क्यों नहीं बोले भाई, गॉस और टेस्ला में क्या रिलेशन होता है?
याद नहीं आ रहा। गलत बात है भाई, देखिए दो चीजें हैं। What, अगर sir? Sir, may I reveal the relation? हाँ, यू कैन गिव द आंसर। 1 Tesla is equal to 10,000 Gauss. जी हाँ जी, 1 गॉस 10, हाँ 10 पावर माइनस 4 गॉस टेस्ला, ठीक है। ये गॉस को अगर कन्वर्ट, हाँ जी Sir, I actually said 1 Tesla is 10,000 Gauss. वो हम समझ गए ना, अब उधर टेस्ला से गॉस में कन्वर्ट कर दिया, कोई बात नहीं। अर्नव गलत चीज है भाई, ठीक है। हम ये नहीं करें तो चेंज करना है, लेकिन दैट अगर यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल तो एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड, ठीक है। तुमसे याद साहब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपसे कह ये रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, और बीई निकालना है, निकाल लो। तो बीई कॉस डेल्टा हमने पढ़ रखा है, दैट इज बीएच। तो आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बीएच अपॉन कॉस डेल्टा बोले 22 डिग्री, बीएच दिया है 0.35 गॉस, कॉस 22 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से देखनी पड़ेगी। फिलहाल हम लिखे दे रहे हैं 0.9272 लिखा है इसमें, 0.9272 जो भी वैल्यू आए, ये वैल्यू आई है 0.32 गॉस। समझ में आई बात? अब आप कहेंगे जब आंसर गॉस में देना, काहे को टेस्ला में कन्वर्ट करा रहे थे? मालूम होना चाहिए कि आगे कितना होता है, ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, नोट करिए। अच्छा, इसमें आपसे पूछ सकते थे व्हाट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, तो बी ये निकल आया है, तो बी कॉस डेल्टा ये भी निकाल सकते थे, ठीक है। नोट डाउन। नोटेड सर। नहीं, बहुत जल्दी नोट कर लेते हो। अब जो 11th क्वेश्चन है, पहले नोट करिए फिर बात। सभी ने नोट कर लिया? देखिए, अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता है दैट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल, तो सभी को इतना समझ करना पड़ेगा। 10 के पहले किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? पावनी क्वेश्चन कितने लगाए? हो गए सब हो गए? अरे वाह, सर, वो होगा स्कूल में भी डिस्कस हुए थे नहीं इसलिए ये आज भाई ही। ये अच्छा अच्छा हो गए, तो अच्छी बात है, यानी कि अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमको हेल्प करेंगे ना। जी सर। एक्चुअली जब कोई पूरे नंबर लगा लेता तो मैं बड़ा रिलैक्स महसूस करता हूँ कि मतलब कहीं कोई दिक्कत होगी तो मेरा हेल्पिंग हैंड कोई है। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, 5.11 की बात कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से पहले नोट कर लिया इसको जरा। 5.11 देखिए क्या बोल रहा है जी। Sir, may I ask you a question? बताएं। When are we going to start with EM waves, given that it's already started in my school? अब सिलेबस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ईएम वेव आफ्टर अल्टरनेटिंग करंट आएगा ना Okay. भाई। आफ्टर अल्टरनेटिंग करंट मतलब सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो खत्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए 5.11 क्या कह रहा है। आज जो न्यूमेरिकल हो रहे हैं, इसके बाद कल अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में नहीं, जो बचेंगे वो भी हम बताएंगे, चिंता मत करिएगा। 5.11 को ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि एट अ सर्टेन प्लेस लोकेशन इन अफ्रीका, अरे अफ्रीका क्वेश्चन इंडिया में कैसे लग पाएगा, फिर भी लगाते हैं। एट सर्टेन प्लेस located in Africa, the compass points 12 degree west to the geographical north। क्या है ये 12 डिग्री क्या दिया है अब मालूम है? भाई देखिए, कंपास नीडल को एक्चुअली में होना चाहिए था ज्योग्राफिकल नॉर्थ में, क्योंकि हमने नॉर्थ साउथ की जो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो इसी उस पे है कि अर्थ का मैग्नेटिक इधर होता है। इन कंपास नीडल कह रहे हैं 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में 12 डिग्री है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं जो 12 डिग्री दिया है वो क्या है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, यानी इसको हम फाई से डिनोट कर सकते हैं 12 डिग्री। इसका यानी कि निडल हमारी, देखो भाई ये वाली जो निडल बनाते हैं ना बढ़िया से, कुछ लोग बना लेते हैं बढ़िया से, हम ऐसे बना नहीं पाते इसलिए बुरा न मानिएगा, हम निडल सस्ती वाली ही बनाते हैं। ये हमारी निडल पॉइंट आउट कर रही है, यानी ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। भाई निडल वैसे भी कहां पर रहती है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन रहती है। आगे आपसे कह रहे हैं द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक निडल ऑफ अ टिप सर्कल placed at the plane in the magnetic meridian points 60 degree above the horizontal। नियमतः ये हॉरिजॉन्टल है, इस अर्थ को उठाओ और ऐसे जमीन पे ऐसे रख दो, ऐसे ही जैसे है, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया जाकर के। तो नियमतः हमारी जो निडल है
वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लेकिन बोले नहीं, वो 60 डिग्री एबव कह रहे हैं, तो ये क्या है, ये एंगल ऑफ डिप है। समझ आ रही बात अर्णव साहब, समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तो इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं या फिर एंगल ऑफ डिप, डिक्लेरेशन अलग बात हुई, सुनिए ध्यान इंक्लिनेशन? से। इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ना कहिए, क्योंकि अच्छा। जो मैग्नेटिक में नाम नहीं कहे, तुम सही रहे हो, लेकिन चूंकि हमारा जो मैग्नेटिक में नाम होता है ना, नाम वही हम रखेंगे, नहीं समझे? यस मतलब सर। नाम वही है जहां जो नाम होता है, नहीं समझे? तो क्योंकि वो ऊपर उठा हुआ है तो फिर मैंने सोचा नहीं तो इंक्लिनेशन उल्टा बेटर रहेगा। ऊपर उठाओ, चाहे नीचे हो। भाई आपसे मैं कहूँ नॉर्थ पोल ऊपर उठा है, हम कहें साउथ पोल नीचे जा रहा है, बात तो वही मैं कह रहा हूँ। यस सर। भाई ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अर्थ का घूमता हुआ जा रहा है। अब आप कह रहे हो नॉर्थ उठ गया, या आप इधर से देख रहे हो तो नॉर्थ डाउन जा रहा है, तो आप कह रहे हो नॉर्थ डाउन हो गया, तो दोनों बातें सही है ना, जितने से यस नॉर्थ सर। झुका उतने से साउथ उठा, बात वही है। तो डेल्टा दिया है 60 डिग्री। ओके, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बीएच दिया है 0.16 गॉस, बीएच दिया है 0.16 गॉस। तो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बीई, पहले तो बी निकाल लोगे, बी एच की वैल्यू बी कॉस थीटा होती, कॉस डेल्टा, तो बी निकल आएगा, नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से 12 डिग्री डिक्लाइन हो रही है, और ये 60 डिग्री ऊपर की ओर है, नहीं समझे? वही वो कह ही रहे हैं, वो केवल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये 12 डिग्री पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो उसमें बता दिया कि अर्थ जो है ये 12 डिग्री एंगल ऑफ डिक्लेनेशन इसका है, और 60 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में उठा हुआ है, बस हो गया, नोट करिए इसको। और किसी को कोई दिक्कत है? So, जी, what have you written after BH is equal to? 0.16 गॉस, ये तो बी क्वेश्चन मार्क है, और हम जानते हैं बीई कॉस डेल्टा गिव्स यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। Sir, this is a really simple question. हाँ, सब सिंपल है, जो समझ में आ जाए वो सिंपल। और किसी को दिक्कत है कोई? अब किसी ने सिंपल बोल दिया तो नहीं कि आपको दिक्कत है, पूछेंगे नहीं। किसी को कोई दिक्कत है Sir, तो डिस्कस। sir, can I reveal the answer to this question? 0. देखिए बी की वैल्यू क्या आएगी, बी एच अपान कॉस डेल्टा बोले तो कॉस 60 डिग्री, बी एच बोले तो 0.16 कॉस 60 की 1/2 होती है, ऊपर जाएगा 0.32 कॉस। किसी को कोई दिक्कत है? और No, कोई sir. बोल नहीं रहा, सब शांत है क्या? हाँ बताइए। Sir, I'm saying that I'm not quiet. I keep answering in between. क्या मतलब, तुम अंग्रेजी बोल देते हो, पहले हम समझते तुम बोल क्या रहे हो, क्या हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब हम पागल हैं जो किताब लिए बैठे? Sir, it's clear to me. हम्म, Sir, it is clear to me. क्लियर तो सबको हो रहा है। आराध्या क्वेश्चन लगाए, आराध्या है, अमन साहब है, अर्णव तो है, आशुतोष, ये क्या नाम है, चिकपिक चिकपिक, ये एक सर्कल बना हुआ है, उसमें क्रॉस क्रॉस लगा, नाम ही नहीं समझ में आ रहा, जो भी है। ध्रुव साहब है, कुणाल है, मीर है, पावनी है, प्रज्ञा है, और Sir, आप is the name क्या Tolleen written? बता रहे हो? Sir, is the एक name Tolleen written? नेम हम क्यों बताएं किसी किसी का नाम? किसी को कोई दिक्कत है नहीं है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। किसी को दिक्कत है? वन। सर स्टार्ट कर लीजिए। वाह, पावनी बोले हो ना? नहीं, दो लोगों की एक जैसी आवाज है, तुम भी ऐसा बोलते हो, प्रज्ञा की आवाज भी कंफ्यूज करती है। किसी को दिक्कत है 2, किसी को दिक्कत है 2.5, किसी को दिक्कत है 2.25 एंड
बस शुरू करें Yes, Yes, sir. sir. सभी लोग, किसी Yes. कोई दिक्कत नहीं है? अरे वाह, So ज़्यादा theoretic. नहीं थियोरिटिकल नहीं है मैडम जी, कुछ तो टेक्निकल भी है, हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, अभी तो नहीं डिस्कस करेंगे। चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आईएससी बोर्ड तो इस चैप्टर से 10 मार्क्स के अलग से क्वेश्चन पूछता है, मतलब 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर इसी से आता है। चलते हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये ध्यान रखिए, अगर किसी ने क्लास को किसी दिन मिस किया, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर हमको न कहना। एक मिनट जरा हम तैयारी कर लें, क्योंकि हम न्यूमेरिकल की तैयारी करके बैठे थे ना। अच्छा चलिए, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, सावधान। Sir, am I allowed to give the definition of alternating currents? नहीं, अभी अभी जरा हमको समझाने दो, फिर सबको अलाउ सब कुछ हो जाएगा। जरा समझिएगा, पहली बात तो हेडिंग आ रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ए भी लिखते हैं हम, आप पूरा लिखेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप्ड between the ends of a coil revolving about its axis in a magnetic field, in a magnetic field। जरा समझिए, हम पहले बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई कॉइल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व हो रही है, तो उसके एंड्स के बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, जिसको कि हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है चैप्टर, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, बट बड़ा बहुत अच्छा चैप्टर है और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चैप्टर, लेकिन शर्त यह है कि ध्यान से आप पढ़ें। अब ये नहीं कि अपना लिंक ऑन किया और पता चला कि खाना खा रहे हैं। सुनो ध्यान से, ये कॉइल है हमारे पास, अगर मैं कॉइल को ऐसे रख दूं बिल्कुल, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा कितना है फ्लक्स के लिए? 90. Pi/2 radians. कौन बोला 90? सर मैं बोला। एंगल किसके किसके बीच में होता है? हम जानबूझ अच्छा के सर, ऐसे रख रहे हैं। सर प्लेन एंगल किसके? सर एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच में होता है। 0 ये कितना है, हो गया 0 डिग्री है, 0. हमने जानबूझ के ऐसे रखा कि आप 90 बोलो। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, थीटा चेंज हो रहा है। यस सर. अब थीटा कितना हो गया? अब 90 हुआ है। कितना हुआ है? Pi/2 radians. अब 90 सर हुआ है। जीरो क्यों हुआ? जीरो क्यों हुआ? फ्लक्स पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स। यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स आपने क्या पढ़ा कि जो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है, एम राइट? यस सर। ये मैग्नेट, ये ए सरफेस है और ये इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है। अब मैं अगर इस कॉइल को, ये कॉइल हमारा हाथ कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर इस कॉइल का ये एरिया वेक्टर है और इसको आप ऐसे रख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये ठीक है, कॉइल तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इससे? 0 नहीं बना रहा है, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वैसे भी फ्लक्स के फॉर्मूले में cos 0 आता है, तो मैक्सिमम होता है। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ज्यादा लाइंस पास होंगी, नहीं होंगी? तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइन से पास हो रही है, ठीक है। तो हमने इस कॉइल को थोड़ा सा घुमा के ऐसे रखा, ऐसे थोड़ा घुमा के रखा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल रखी हुई है, और ये कॉइल का एरिया वेक्टर है, जो ऐसे था ये एरिया वेक्टर है। तो ऐसे कैसे दिखाएं एरिया वेक्टर? ऐसे कहीं एरिया वेक्टर जा रहा है, तो हमने एरिया वेक्टर ऐसे दिखा दिया, एरिया वेक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जब ये कॉइल के अंदर, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा, तो द फ्लक्स लिंक्ड विद द
विद दिस कॉइल क्या फॉर्मूला होता है, BA cos BA cos थीटा। थीटा। हमने माना ये इसका एक शेफ्ट है और इस शेफ्ट के चारों तरफ इस प्रकार से इसको रोटेट कर सकते हैं। शेफ्ट का मतलब ये हुआ जाकर के कैसे समझाया जाए कि भाई मान लिया ये एक कॉइल है, कुछ ज्यादा ही मोटी कॉइल है, इसके अंदर एक रॉड ऐसे ऐसे इसमें चिपका दीजिए और ये इस रॉड को घुमाइए, जैसे पंखा घुमाया जाता है हैंड फैन, तो ऐसे ये घूम रहा है। ये घूमेगा कैसे, इसको घुमाने के लिए आप जो भी प्रोसीजर आप लगा दें, यहाँ पर एक टरबाइन लगा दीजिए, एक 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 चक्का लगा दीजिए टरबाइन टाइप का, और इस टरबाइन को घुमा दीजिए, आप साइकिल से घुमा दीजिए, हाथ से घुमा दीजिए, जनरेटर से घुमा दीजिए, स्टीम से घुमा दीजिए, जैसे चाहो घुमा दीजिए। तो ये जो कॉइल है वो अपने एक्सिस के चारों ओर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। तो एज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। क्योंकि अब थीटा यहाँ पर वो तो ठीक है आपका एंगल है, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है ना अकॉर्डिंग टू द टाइम, और व्हेन थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर हैविंग एंगुलर वेलोसिटी। तो एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो phi b इज इक्वल टू BA cos ओमेगा टी। एक एक स्टेप पकड़ते रहिएगा, समझ में आ जाएगी। अब बताइए फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स किस पर डिपेंड मतलब किसके कौन सा इसमें वेरिएबल दिख रहा है। ओमेगा टी कैसे आया वो अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा के। नो साहब, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा टी बाय होता है। यस सर ठीक है। अगर इससे या नया याद हो, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यस सर। 1 सेकंड में ओमेगा, 2 सेकंड में 2 ओमेगा, 3 सेकंड में 3 ओमेगा एंड 30 सेकंड में ओमेगा टी। ठीक है, तो सर यहाँ पे थीटा वो ओमेगा थीटा टी। चेंज होता रहेगा ना टाइम के साथ। अब थीटा, अब नहीं, अब थीटा की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, हम ओमेगा में ले आए। ओके अब हमारा ये यहाँ पर जो वेरिएबल है वो टाइम है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो सर ये इंटीग्रेट भाई करने के लिए हम कर रहे हैं क्या। नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे ना, हमको ईएमएफ चाहिए ना। अच्छा। तो ईएमएफ क्या होता है, d∅b/dt। तो अब हमारा वेरिएबल कौन है, टाइम। क्योंकि देखिए हम इस टरबाइन को घुमाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मशीन इसको एक फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी देगी, नहीं समझे। जिस इंजन से इसको घुमाएंगे दैट इंजन विल गिव अ फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो हियर टी इज द, जो टी है इसका वो वेरिएबल है। तो अगर Yes, हम sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें तो d∅b/dt करेंगे। अब ये नहीं कहना आपने डेल्टा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेल्टा लिखने में एक एवरेज वैल्यू निकलती है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा और टाइम को एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लाने के लिए हमेशा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, याद आई। तो d/dt ऑफ BA cos ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन बायोलॉजी वालों को नहीं आता होगा वो समझ लें पहले आप। देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है Sin x, और अगर x के साथ कोई और चीज लिखिए ओमेगा है तो इनटू उसको भी ओमेगा differentiate आएगा कर देंगे। माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब चूंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ, अगर इसमें n टर्न्स हैं तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस n d∅b/dt। तो जब हम d∅b/dt को रखेंगे तो माइनस माइनस आएगा प्लस, तो आएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हुआ, नोट डाउन दिस। डायग्राम बड़ा स्मार्ट लग रहा है, अरे वाह, नहीं मतलब ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा बना है। हाँ अच्छा, तो कहना ही पड़ेगा भाई, ये हमारा ट्रेडिशन है। Noted, इस sir. चैप्टर को मिस मत करिएगा, कोई भी एक भी टर्न मिस करोगे तो आगे पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। टफ मैं नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल चैप्टर। अब जरा देखिए ये जो ईएमएफ है किस बात पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। टी बोले तो साइन का एंगल पर डिपेंड कर रहा है, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। तो एज साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है
वो 1 होती है। तो इसका मतलब ई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, भाई सिंपल सी बात है, अगर साइन ओमेगा टी चेंज होगा तो ई की वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि साइन ओमेगा टी मैक्सिमम 1 होता है, तो जो एन बी ए ओमेगा देगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई देगा, एन बी ए ओमेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन जो बन के आएगी वो आएगी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ developed when this coil is rotating in a uniform magnetic field. आज मैं सोच के आया था कि बिल्कुल अगर आप लोग न्यूमेरिकल पूछ लेते हो जल्दी हो जाता है तो आई विल स्टार्ट, लेकिन पूछा नहीं किसी ने। किसी को कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे या ग्रुप पे हमको मैसेज कर देगा, ठीक है। अपना वो ये चाहता कि क्वेश्चन भी पूछ लें और हमारा नाम भी ना आए कि लोग कह रहे हैं इसको ये भी नहीं आता। तो आप चिंता मत करिए, क्वेश्चन नंबर लिख देना और हम बिना नाम बताए अर्णव का नाम ले लेंगे। अर्णव ने पूछा है, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको। तो फिर मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना, सबको पता है नहीं, कि कोई किसी ने भी पूछ रैंडमली सकते। पूछा होगा अगर मेरा नाम आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई पूछ सकता है, लेकिन पहले से हमको बता देना, क्योंकि हमको बुक लेके बहुत सारी बुक्स एक साथ नहीं रख सकते ना यहाँ पर। नोट कर लिया? यस सर। इसको रब कर सकते हैं ना। ये थ्योरी लिख लीजिएगा, हमने बहुत सारी थ्योरी नहीं लिखी इसमें, मतलब हेडिंग डाल रहे हैं तो यू मेक द नोट्स एंड यू राइट डाउन द थ्योरी। अच्छा Yes. समझिए जाएगा। अब जरा देखिए, आपको दिख रहा है कि भाई ये जो आपका ई की वैल्यू है वो टी पर डिपेंड कर रही है। टी बोले तो ओमेगा टी पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए हम करेंगे क्या, अगर हम इसका ग्राफ खींचे, हम डायरेक्ट ओमेगा टी ले लेते हैं, ओमेगा टी से ई की वैल्यू निकालते हैं। अगर ओमेगा टी 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 हो जाएगा, मतलब टाइम वो डिसाइड कर रहे हैं जहां ओमेगा टी 0 हो जाए। अब आपके हिसाब से तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो हम टाइम ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि जो ओमेगा टी 0 कर दे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ई 0 हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा टी को लिख देता हूँ पाई बाई 2 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ई नॉट हो जाएगा। अगर ओमेगा टी लिख देते हैं हम पाई 90 180 डिग्री, ये फिर 0 हो जाएगा। अगर लिख देते हैं 3 पाई बाई 2 270, तो साइन 270 होता है -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ई नॉट, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई। और इसके लिए देते हैं 2 पाई, तो ये हो जाएगी 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ई की वैल्यू बार बार 0 से ई नॉट से 0, 0 से माइनस ई नॉट से 0, तो इस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इस वोल्टेज को ग्राफ में शो करूं तो देखो, ये टाइम है, टाइम कहो या एंगल कहो, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ ई है। ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है। यहाँ पर ई नॉट है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस ई नॉट है, यहाँ पर 0 है। तो इसको ऐसे 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 दिखा दे, कोई दिक्कत? ये ग्राफ सही है? सर थोड़ा कर्व कर दो तो अच्छा लगेगा। नहीं, अगर ऐसा खराब लग रहा है क्या? अच्छा तो लगेगा, अच्छा कौन अच्छा लग हमको रहा है सर। अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है? तो ये नहीं, ग्राफ खराब लग रहा है कि गलत है? ये गलत लग रहा है गलत लग रहा है। गलत? किसी ने बताया? क्यों गलत है भाई? सर क्योंकि वैसे नहीं बढ़ रहा ना, क्या कहते हैं, लिनियरली। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर लिनियरली नहीं बढ़ रहा। या linear- ही इज राइट। जरा अर्णव साहब ध्यान से देखिए, हमारे पीछे बड़े अर्णव साहब और लोग नहीं है क्या? है, देखो जरा ध्यान से। जैसे ये 45, ये 90 डिग्री है, यस सर। 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, यस सर। तो क्या 45 पे हाफ होती है? नो सर। 30 पे ही हाफ हो जाती है। नहीं, साइन Yes, की वैल्यू sir. 30 पे हाफ होती है ना, तो 30 से कम होना, देखिए 30 पे हाफ हो गई फिर कम होना शुरू हो जाती है, नहीं समझे? Yes, sir. तो ये तब होगा जब लीनियरिटी बढ़ रहा हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे हम तो यही कह रहे थे, आप कह रहे थे, लेकिन उसका लॉजिक क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है, वैसे भी साइन का ग्राफ आपने पढ़ा है,
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, साइनोसॉइडल ग्राफ है ये, 11th में भी फिजिक्स में था। तो ये 0 है, ये मैक्सिमम ई नॉट है, ये माइनस ई नॉट है, और ये देखो इसको अगर या तो टाइम दिखा दो, ऐसा करते हैं, ये टाइम ग्राफ लेते हैं। तो ये यहां से यहां तक टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी, यहां से यहां तक कितना हो गया t/2, ये कितना हो गया t/4, यहाँ कितना हो गया 3t/4, तो ये टाइम हो गया, ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। समझ में आई बात? अब चूंकि हमने काफी कुछ आधा बता दिया है, तो अब इसी के साथ एसी जनरेटर लगाए दें, कोई दिक्कत? क्योंकि एसी जनरेटर बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एसी जनरेटर को इसी के साथ ही पढ़ाया जाए। वैसे तो आगे है, चैप्टर क्लास में है, और एनसीईआरटी में पहले पिछले चैप्टर में इंडक्शन में ही दिया हुआ है। ये समझ में आ गया? तो आपने क्या देखा, वो वोल्टेज जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है और एक टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन बदलती है और वो रिपीट होता है उसी वैल्यू को, दैट टाइप ऑफ वोल्टेज इज नोन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस? अगर आपसे कहा जाए कि हाउ, हाँ बताएं। सर एक्स एक्सिस ओमेगा टी नहीं होना चाहिए? ओमेगा टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने टी मान लिया, ओमेगा टी लिखो, एंगल दिखा दो, उसमें क्या दिक्कत, दोनों चीजें सही है। देखिए ओमेगा वैसे भी फिक्स है, ओमेगा टी लिखते हो तो ओमेगा, जैसे ओमेगा टी लिखा आपने, ओमेगा है 2π/t, और स्मॉल टी वैसे भी आपको रखना तो टी की वैल्यू है, नहीं समझे? अब टी की वैल्यू जो आप 0 करोगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, जब टी को t/4 करोगे तो ये π/2 आ जाएगा, नहीं समझे? समझ गया। तो हम एक्चुअली रख स्मॉल टी रहे हैं, क्योंकि हम टाइम के अकॉर्डिंग इसको मेजर कर रहे हैं, तो ओमेगा टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो आप लिख सकते हैं वो वोल्टेज जो एक चेंज होता रहे और एक टाइम इंटरवल के बाद में उसका रिपीटिशन हो, तो दैट टाइप ऑफ वोल्टेज इज नोन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब चूंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होती है, तो अगर वोल्टेज कम ज्यादा होगा और 0 होगा, माइनस में आएगा, तो करंट भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसका लॉजिक क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जरूरत क्या थी भाई। देखो ध्यान से, सावधान, हमारे पास शुरुआत में डीसी सिस्टम था, डायरेक्ट करंट के बारे में हमको जानकारी थी, और डायरेक्ट करंट आप जानते हैं कैसे काम करती है। हमारे कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन होता है, दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन, नहीं कंडक्टर दिख रहा होगा। बैटरी क्या करती है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में चलता है, ये यहाँ से पूरा रास्ता तय करता है, लौट के जाता है, बैटरी के अंदर जाता है, बैटरी चार्ज करती है, उसको एनर्जी देती है, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है। यानी कि डीसी में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन को पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करना पड़ेगा, इसको ऑफ कर दो, पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यानी अगर पावर हाउस से कोई डीसी करंट आपके घर में आ रही है, तो पावर हाउस से अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन को आप पूरा रोटेशन कंप्लीट करके अर्णव साहब के घर से, और भी लोग सबके घर से, देखो अर्णव क्यों नाम ले रहे हैं, हमारे घर क्यों नहीं आएंगे, सबके घर से होते हुए फिर पावर हाउस जाएंगे, वहां फिर चार्ज लेंगे। समझ में आई बात? तो शुरुआत में हमारे पास जो करंट थी, और डीसी करंट थी, और जिसका पूरा का पूरा जो क्रेज जाता था वो एडिसन साहब को जाता था, खूब पैसा कमाए वो, नहीं समझे? लेकिन एक साइंटिस्ट थे, शायद निकोलस टेस्ला नाम था उनका, टेस्ला नाम था, वो ये वाले नहीं जो नए, कोई एक और नहीं है, नहीं टेस्ला निकॉन, अभी यूएसए के हैं, इलॉन मस्क है। हाँ वो Tesla। उन्हीं का नाम है, कुछ दिन बाद ऐसा ना हो साइंटिस्ट के श्रेणी में उनका भी नाम आ जाए। निकोलस टेस्ला साहब थे वो अच्छा वो थोड़ा गरीब गरीब थे, ऐसी कुछ कहानी है कि वो एडिसन साहब के पास गए, हाँ किसी ने बात दी। Sir, that's me. That's Bharat Ashra. हाँ बताएं बताएं। Sir, I was saying that I know a lot about it. The fact that how Nikola Tesla was successfully able to prove that alternating current is much better than direct current, which is what मैं मैं कहानी बता रहा हूँ, मच बेटर क्यों है, यही मैं बता रहा हूँ। निकोलस टेस्ला बता के चले गए, हमको बोल गए थे सबको समझा देना, तो निकोलस टेस्ला साहब ने हमको फोन किया था, वही मैं बता रहा हूँ ये बेटर क्यों है।
वो एडिसन साहब के पास दिया, उन्होंने कहा ये बताओ एडिसन साहब, आप बैटरा लगाते हो, बैटरी में केमिकल भरते हो, चार्ज करते हो, फेंकते हो, नई प्लेट लगाते हो, अगर फ्री में हम इलेक्ट्रिसिटी बना दें तो? बोले फ्री में कैसे बनाओगे? अरे बना देंगे, पैसा भी नहीं खर्च होगा। पैसा तो खर्च होगा लेकिन वो कुछ दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, उन्होंने कहा ठीक बनाओ। उन्होंने 2 मैग्नेट लगाए, बीच में एक कॉइल रखी और कहना ऐसा करो हाथ से घुमा दो, और हाथ से घुमा दो तो घुमाने पर करंट बन गई। अब बताओ, अगर आप अपने घर में एक कॉइल बना लो, 2 मैग्नेट रख दो और खूब खूब से घुमाते जाओ, तो क्या कभी कॉइल खराब हो जाएगी? या बार बार आपको उसका बैटरा चेंज करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जब एडिसन साहब ने देखा कि ये तो यार फ्री में बना दे रहा है, लेकिन एडिसन को मालूम था कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, तो उन्होंने इसको भगा दिया, निकोलस टेस्ला को। लेकिन दिमाग इसको और था, तो कोई दूसरा एक बिजनेसमैन था, उसने इसको टाइम दिया और इसको सब सेटअप दिया, इसने बना दिया इलेक्ट्रिसिटी। और ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी थी जिसमें खर्चा कुछ नहीं है। इसमें करना क्या होता है, 2 हाई मैग्नेट रख लो, एक एक आर्मेचर रख दो और बस घुमाने का प्रबंध कर दो, कुछ नहीं करना है। जो आपके घर में आए चाय पीने के लिए, वाजपेयी सर पहुंचे अर्नव साहब के, चाय वाय पी, घर में भाई साहब ने कहा, भाभी जी ने कहा ऐसा करो भाई साहब, तो बैठे हो तो ऐसे ही से करते रहो। एक पंखा दे दिया, हाँ भाई जी घुमा रहे हैं, चाय भी पीते जा रहे हैं, और उधर क्या हो रहा है, कॉइल घूम रही है, करंट बन रही है। जो आपके यहाँ 1 कप चाय पीने, कम से कम 1 यूनिट बिजली बनवा लो उससे। 5 रुपए की चाय पिएगा, 7 रुपए की बिजली बनाएगा, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अब इसका फायदा देखिए, जरा समझिएगा। जो इलेक्ट्रॉन आपके घर तक आ रहे हैं, पूरा जा रहे हैं, रास्ते में उनका कोलिजन हो रहा होगा, कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। अब पावर हाउस से अगर आपके घर तक में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन जाऊं, तो रास्ते में बहुत सारे घर पड़ेंगे। हमारे घर में 1 लाख घुस गया करके, जो सबसे लास्ट में घर, वहां पहुंचे नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या थे, ये कह रहे थे ऐसा करिए कि आपके घर में मान लिया आप जीने छत के ऊपर ईंटें पहुंचवाने हैं, तो 20 लेबर डाल दो, एक लेबर ईंटा ले जाएगा, पूरा ऊपर छत पर जाएगा, अब लौट के आएगा, रास्ते में बातें करेगा, बीड़ी खाएगा, तंबाकू खाएगा, कुछ नहीं। आप 50 लोगों को खड़ा कर दो और एक एक ईंटा पकड़ाते जाओ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे बस एनर्जी को ट्रांसफर करता है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, तो कोलिजन का खतरा नहीं। पहली बात, सभी इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी वो पावर हाउस से चल के इलेक्ट्रॉन आपके घर में आएंगे, मेरे घर में आएंगे, उनके घर में नहीं, कुछ नहीं, एक ही जगह पे ऑसिलेट करेंगे, सबके घर में ऑसिलेट करेंगे जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आराम से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये इसका फायदा है, समझ में आई बात? तो ये अल्टरनेटिव करंट का फायदा होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होते हैं लेकिन वो एक ही जगह ऑसिलेट करते हैं, तो कोलिजन का खतरा इसमें नहीं होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गई। मैं एसी जनरेटर साथ ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जनरेटर इसी से जुड़ा हुआ है। लिखिए एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये वोल्टेज है, और करंट को जब लिखेंगे तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग करंट होगी। डेफिनेशन लिख लेंगे ना कि अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously with time and after some time it repeats its value and it repeats its it inverts its direction also, ये लिख लेंगे अपने आप। अब लिखिए सर एक बार AC, फिर बता दो ऑल्टरनेटिंग करंट। लिखिए अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट, एक सेकंड जरा, तो अल्टरनेटिंग का मतलब फायदा समझ में आया कि फायदा हमने ऐसा क्यों किया। अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously with time, whose magnitude changes continuously with time between 0 and a maximum value, between 0 and a maximum value, and whose direction reverses periodically, and whose direction reverses periodically। इसको डायग्राम के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। Can you please repeat the definition? The alternating current is that current whose magnitude changes continuously, whose magnitude changes continuously with time, मतलब टाइम के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। पहली बात, विद टाइम बिटवीन 0 एंड अ मैक्सिमम वैल्यू, 0 से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में उसकी वैल्यू चेंज होती है।
between 0 and a maximum value, and whose direction reverses periodically. Whose direction reverses periodically. अब देखिए एसी जनरेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। एसी जनरेटर थोड़ा सा टाइम लेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। एसी जनरेटर हेडिंग देखिए, एसी जनरेटर और डायनेमो, क्योंकि इसी से संबंधित इसलिए हम साथ में बता रहे हैं, इसी से रिलेटेड है इसलिए हम साथ में बता रहे हैं। एसी जनरेटर और डायनेमो लिखवाएंगे नहीं, हल्का हल्का थ्योरी लिखवा देंगे, रेस्ट आप बुक से लिख लीजिएगा। थोड़ी बहुत थ्योरी हम लिखवाएंगे। देखिए सबसे पहले तो एसी जनरेटर का मतलब नाम से लग रहा है कि जो एसी वोल्टेज बनाए, ठीक है। तो एसी जनरेटर का अगर हम आपसे कहें कि होता क्या है, तो आप कहेंगे एसी जनरेटर एक डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो पहले लिखो डिवाइस, लिखिए जनरेटर में इंट्रोडक्शन, और शॉर्ट में लिखवा रहे हैं इंट्रोडक्शन। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, it is a device which converts mechanical energy into electrical energy, which converts mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into electrical energy। ठीक है, अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो प्रिंसिपल अभी हम बता चुके हैं कि किसी कॉइल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाए तो उस कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और उस कॉइल में अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल लिखिए, और इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फैराडे साहब ने बताया था। ठीक है, तो लिखिए इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ electromagnetic induction, it works on the principle of electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फैराडेज लॉ, ब्रैकेट में लिखिएगा फैराडेज लॉ। अब लिखिए डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। अब जरा समझिएगा, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मतलब हम 3 पार्ट बताएंगे, कहीं 5 पार्ट लिखे हुए हैं। तो लिखिएगा इट हैज मेजर 3 पार्ट्स, इट हैज मेजर 3 पार्ट्स या 3 मेजर कंपोनेंट्स, इट हैज मेजर 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 जरा समझने की कोशिश करिएगा, इसको कहा गया फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, या इसका एक स्टैंडर्ड नाम है, इसको कहते हैं स्टेटर कॉइल, स्टेटर कॉइल, फील्ड मैग्नेट, और दूसरा इसका नाम क्या है? स्टेटर कॉइल। अब आप कहेंगे साहब स्टेटर कॉइल का मतलब क्यों नाम रखा गया? देखो स्टेट का मतलब स्टेटिक, स्टेटर का मतलब स्टेटिक, कॉइल माने कॉइल। अब मैग्नेट का कॉइल से क्या मतलब है? देखिए 2 चीजें हैं, इसको बनाने के लिए या तो आप 2 मैग्नेट ले लो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है, ये आपके परमानेंट मैग्नेट है ना, जिसी को फील्ड मैग्नेट कहा गया। लेकिन आप मैग्नेट को दूसरी तरीके से भी तो बना सकते हैं, वो तरीका कौन सा है? किसी भी कोर के ऊपर आयरन कोर ले लीजिए, उसके ऊपर एक कॉइल लपेट दीजिए, कॉइल में करंट फ्लो करा दीजिए, तो वो मैग्नेट बन जाएगा और वो फिक्स रहेगा, वो चेंज, वो ऑसिलेट तो कर नहीं रहा या रिवॉल्व तो कर नहीं रहा है, इसलिए इसको स्टेटर कॉइल कहते हैं। हम इस प्रकार से एक कॉइल लपेट देते हैं, इस प्रकार से कॉइल एक लपेट देते हैं इसके ऊपर और इसमें करंट फ्लो करा देते हैं इस प्रकार से। अच्छा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाजपेयी जी करंट तो बनी ही नहीं है, करंट कैसे फ्लो करा दोगे?
अरे वो बन गई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब करंट नहीं बनी थी तब तो हम मैग्नेट लिए थे, जब करंट बन चुकी थी, हमारे पास करंट थी, तो हम इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया स्टेटर कॉइल। समझ में आ रही बात नहीं आ रही हमारी? स्टेटर कॉइल क्यों नाम दिया गया? इसके फायदे क्या है? देखिए दो चीजें, दो फायदे यहाँ पर हैं। जो आपका फील्ड मैग्नेट होगा वो परमानेंट मैग्नेट होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हैं। आप जितना चाहो उतना स्ट्रांग बना सकते हो, जब चाहो इसको स्टॉप कर सकते हो। तो जैसे इस कॉइल से आपने करंट ऑफ की, इसका मैग्नेटिक फील्ड साफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? दूसरा होता है, पहला पार्ट तो आपका फील्ड मैग्नेट है, यानी कि हमें एसी जनरेटर बनाने के लिए एक फील्ड मैग्नेट चाहिए। दूसरा इसमें होता है जिसको कि हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर, इसको कॉइल भी कह देते हैं, या जो इसका स्टैंडर्ड नाम है वो है रोटर कॉइल। रोटर कॉइल। रोटर कॉइल क्यों कहा गया? क्योंकि ये कॉइल रोटेट करती है, अभी हम रोटेट करा रहे थे, ये कॉइल रोटेट करती है, इसलिए इसको रोटर कॉइल कहते हैं। अगला जो पार्ट है वो है कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर का मतलब होता है जो कम्यूटेट करती है, करंट को आदान प्रदान करती है। अब इसके कई पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट होता है स्लिप रिंग, एक होता है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, तो ये मतलब ये दो सब पार्ट मिला करके आपका कम्यूटेटर कहलाता है। इसमें स्लिप रिंग होती है, कार्बन ब्रशेस होते हैं, तो ये आपके मेन तीन पार्ट होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, जहां से सोर्स ऑफ एनर्जी भी आपके पास होगी। एक आपका लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी टू रोटेट द टरबाइन, टू रोटेट द कॉइल कह दो, क्योंकि कॉइल टरबाइन से जुड़ी होती है, तो टरबाइन को रोटेट करने के लिए कॉइल का उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखिए, जैसे एक प्रैक्टिकली समझिएगा, ये आपकी कॉइल थी, मैं गंदा डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपने क्या किया, कॉइल में एक रॉड लगा दिया जिसको कि शाफ्ट कहते हैं, ये टरबाइन लगा दिया आपने। अब टरबाइन घूमेगा, टरबाइन पंखे लगा देते हैं, टरबाइन घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो ये घूमेगी। अब आपने क्या किया, आपने पानी बहुत 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 गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि उसमें स्टीम बनने लगी। स्टीम को ले जाकर के इस टरबाइन के ऊपर एकदम से डाला प्रेशर से, तो उस स्टीम की वजह से ये टरबाइन घूमने लगी, टरबाइन से कॉइल घूमने लगी, और कॉइल से करंट बनने लगी। वो कैसे आपके घर तक आएगी, इस बारे में बात करते हैं। तो ये आपकी क्या कराती है, हाइड्रो नहीं सॉरी थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, मेरा सिस्टम यही रहता है, यही So, निकोला may I टेस्ला वाला explain? ही। जी, So basically there you burn coal, natural gas or any fossil fuel for that matter. अब And जैसे भी स्टीम आप बना दें, गैस में गर्म कर दो, क्या दिक्कत है? इतना गर्म कर दीजिए कि बिल्कुल स्टीम बहुत तेजी से जाए। अब स्टीम बनाने के लिए हमने क्या, कोयला को गर्म कर दिया, हमने कहा थर्मल पावर प्लांट। अब मैंने क्या किया, यूरेनियम बम लिया और बम को उड़ा दिया। कैसे, जैसे तालिबान वाले उड़ा रहे हैं वैसा नहीं। वो तो अभी आज न्यूज में देखो, एक हेलीकॉप्टर लटका के उसको पनिशमेंट दे रहे थे। किसी आदमी को होगा, उसको ऐसे हाथ बांध दिए हेलीकॉप्टर में, नीचे लटका के हेलीकॉप्टर चला रहे थे। खैर, वो भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक यूरेनियम लिया, एक मतलब यूरेनियम लिया और उसका ब्लास्ट करा दिया। कहाँ पर ब्लास्ट करा दिया, एक बड़े से कंटेनर के अंदर, स्टील का कंटेनर, बहुत हाई टेम्परेचर उसका क्रिएट हुआ, और उस कंटेनर के चारों ओर पानी भर दिया। अब कंटेनर इतना 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 गर्म हो गया कि पानी कैसी की तैसी हो गई, पानी बन गया भाप, स्टीम, और हाई स्टीम जाकर के यहाँ पर टकराई, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन से शाफ्ट घूमी, शाफ्ट से ये कॉइल घूमी और करंट बनी। इसको हमने क्या किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमने क्या किया, पानी को बड़ी ऊंची इकट्ठा कर दिया डैम में, वहां से पानी को फेंका, पानी को फेंका यहाँ पर इस टरबाइन के ऊपर, टरबाइन को घुमाया, शाफ्ट घूमी, कॉइल घूमी, करंट बन गई। हमने कहा हाइड्रो पावर प्लांट। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो हमें कुल मिलाकर के अलग अलग पावर प्लांट का मकसद क्या है, कि वी हैव टू ट्रांसफर द एनर्जी ऑन द टरबाइन, वी रोटेट द टरबाइन टू रोटेट द शाफ्ट एंड टू रोटेट द कॉइल। समझ में आई बात?
अब इसके बारे में थोड़ी सी अब आपके घर तक कैसे पहुंचाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पहुंचाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में अल्टरनेटिंग करंट को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ा जाएगा, और थोड़ा सा मेंटली फ्री होकर के और फ्रेश होकर के, और इरेगुलर मत होना। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. इतना पढ़ के बैठिएगा, हम डायरेक्ट इसी बात Okay, घर sir. पे ले जाएंगे बिजली। Yes. ओके Thank you, sir. Thank you so much, sir. ओके, गुड नाइट। अर्णव साहब गए कि हैं?